ना हो यार। शुरू करें। भाई भाई कौन है क्या? देख, कौन है? आज नहीं जा रही है ये वाला। तो क्लास में आपने पढ़ा था मान हिमालय के दर्रे। अब लिखो आप मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय। मध्य हिमालय, लघु हिमालय। चलो हेलो 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 हेलो। आवाज आ रही बच्चे, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है कि नहीं? अब आ रही है आवाज? जल्दी बताइए। आ रही है आवाज अब? आ रही है? अच्छा ठीक है, आ रही है बस। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। और मैं कह रहा था कि कल आपको माइक की थोड़ी समस्या हो गई थी, आवाज़ जाती है। ठीक है। इतने टेक्निकल चीज़ों के फ़ायदे हैं, उतने कई बार नुकसान भी हो जाते हैं। ठीक है। तो, तो कल हमने बाइनोमियल थ्योरम के बारे में थोड़ा सा पढ़ा था। और उसके बाद हमने आज मैंने आपको एक डीपीपी भी दी थी बाइनोमियल थ्योरम की। आई होप आपने वो डीपीपी लगाई होगी। ठीक है, एक डीपीपी मैं आपको और दूंगा बाइनोमियल थ्योरम की, 25 क्वेश्चंस के आसपास आज फिर से तो भी लगाइएगा। कल हमने क्या क्या पढ़ा था एक बार देख लेते हैं। तो कल हमने एक्सपेंशन के बारे में पढ़ा था बेटा। नंबर ऑफ टर्म्स पढ़े थे, कैसे निकालते हैं। एक्स प्लस ए की पावर एन का एक्सपेंशन, एक्स माइनस ए की पावर एन एन का एक्सपेंशन, वन प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन, वन माइनस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन। फिर मैंने बोला था कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, सभी द्विपद गुणांकों का योग जो होता है। ठीक है, एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू। यहाँ पर ये लास्ट में एक्स की पावर एन लिखा हुआ है, उसको हटा लीजिएगा। एक्स की पावर एन लास्ट में लिख दिया गया है। तो कल की जो पीडीएफ है इसमें एक्स की पावर एन लास्ट में लिख दिया गया, इसको हटा दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है, भाई जब यहाँ पर एक्स नहीं है तो लास्ट में भी नहीं होगा, वहाँ पर लास्ट में एक्स की पावर एन लिख दिया है तो उसको हटा दीजिएगा। ठीक है। और उसके बाद
सम ऑफ ऑड बाइनोमियल कोफिशिएंट, सम ऑफ इवन बाइनोमियल कोफिशिएंट के बारे में बात करी गई थी। ठीक है, ओके। बेटा आप टीम से फोन से बात करो ना, वो कम करेंगे क्वालिटी। ठीक है, ठीक है, मैं बोल चुका हूँ, आप एक बार फिर से बोल दीजिएगा। ठीक है, उस पर काम चल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो कर सकते हो बात, बाकी अब इस क्लास में तो मैं आपको पढ़ा सकता हूँ ना, इस पर काम नहीं हो सकता ना अभी। चलिए, उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हुए थे। ठीक है, फिर मैंने आपको जनरल टर्म बताया था कि जनरल टर्म कैसे लिखते हैं। उसके बाद फोर्थ टर्म ये वाला क्वेश्चन हुआ था, ये तो वही वाली चीज़ है। ठीक है, यहाँ पर कुछ गड़बड़ी यहाँ पर लिखी गई है, यहाँ पर ये देखो, इसको मिस्टेक है, यहाँ पर इसको सही कर लो। 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन समेसन r0 NCR x की पावर n है। ये जो PDF देखो यहाँ पर छूट गया है। ठीक है, यहाँ पर कुछ छूटा हुआ है, जैसे NC0 + NC1x भी रहेगा, ये होगा NC2x² + ... NCN x की पावर n। ठीक है, तो यहाँ लिखा गया है, पूरा नहीं लिखा, r = 0 to n NCR x की पावर r। ठीक है, 1 + x की पावर n का एक्सपेंशन, तो इसे आप PDF में सही कर लीजिएगा। ओके, वैसे ये कल मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, ये मैं यहाँ पर बता चुका था आपको। ठीक है, यहाँ पर मैंने समेशन के फॉर्मेट में आपको दिखाया था कि समेशन क्या होता है, आर इज रनिंग फ्रॉम NCR x की पावर n - r a की पावर r। चलिए, इन्हें क्या बोलते हैं, जो ये जो NC0 होते हैं और NC1 NC2 NCN, ये सब होते हैं बाइनोमियल कोफिशिएंट। ये जो NC0 होता है, NC1 होता है, NC2 होता है, NC3 NCN क्या होता है, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होता है, द्विपद गुणांक होता है। क्या होता है, बाइनोमियल कोफिशिएंट। ठीक है, द्विपद गुणांक, द्विपद गुणांक क्या होता है, द्विपद गुणांक होता है। इन सबको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट बोलते हैं, द्विपद गुणांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो NCR होता है, NCR जो होता है वो NCN - r के बराबर होता है। ये चीज मैंने आपको बताई थी स्टार्टिंग में, याद हो तो, कि जो NCR होता है वो NCN - r के बराबर होता है। याद आ रहा है, ये चीज मैंने आपको बताई थी कि जो NCR होता है वो क्या होता है, NCN - r के बराबर होता है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये कह सकते हो कि जो NC0 होगा वो NCN - 0 के बराबर होगा, मतलब NCN के बराबर होगा। NC1 जो होगा वो NCN - 1 के बराबर होगा। NC2 जो होगा वो NCN - 2 के बराबर होगा। NC3 जो होगा वो NCN - 3 के बराबर होगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें तो पता है आपको पहले से ही। ठीक है, ये वाला भी चीज़ वहाँ पर हमने देखी थी। चलिए, इसको क्वेश्चन से इस टॉपिक करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ। ठीक है, चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखिए और दूसरा नंबर, एक पहला नंबर और ये दूसरा, इस पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, समेशन r इज रनिंग फ्रॉम 0 से n 3 की पावर r NCR। इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? ठीक है, चलिए इस पर हम बात कर लेते हैं। एक और चीज़ आप थोड़ा सा समझ लीजिए कि आपको बेटा, मैं कितनी बार बताऊं, आपको क्या लगता है कि मैं क्वालिटी कम कर दूंगा आपकी? मैं कम कर दूंगा? जैसे आप मुझसे बोल रहे हो, मैं टीम से बात कर चुका हूं, उस पर काम चल रहा है। बाकी तो नहीं हो सकता, आप चाह रहे हो तो मैं क्लास छोड़ के चला जाता हूं। क्वालिटी कम नहीं हुई तो बताओ, क्लास छोड़ के चला जाऊं मैं? एक ही उपाय बचता है। आप थोड़ा सा यदि दिमाग लगाते हो तो आपको ये समझना पड़ेगा कि सबका अपना एक काम होता है। ठीक है, अध्यापक का काम पढ़ाना होता है।
ठीक है, वो आपकी बात को आगे रख सकता है, आगे ऐसा नहीं कि हमारी टीम काम नहीं कर रही है उस पर। लेकिन आप यदि एक ही रट को लगाकर यदि रट लगा दोगे तो उसको कोई नहीं काम होगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को? सबका अपना एक काम होता है। तो मेरा काम क्या है? क्लास में आकर पढ़ाना। मैं टेक्निकल काम नहीं देखता, मुझे पता नहीं आपकी क्वालिटी कम कैसे होगी। आपकी बात है वो रख दी गई टीम पर, हमारी टीम काम भी कर रही है। ठीक है, सब चाहते हैं कि कम हो जाए, तो उस पर काम चल रहा है। यदि आप वो ओवर एक दिन परेशान इतना ज़्यादा होगे तो फिर इसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, समझदार लोग की इस निशानी होती है कि वो अपनी बात रख देते हैं, उस पर काम चल रहा है और फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं। ठीक है, आप यदि फ्रस्ट्रेट होकर होगे तो मैं क्लास छोड़ के चला जाऊंगा, वो ज़्यादा बेहतर आपके लिए लगता है मुझे। ठीक है, बाकी आप समझदार हो। तो यार क्या करूं, मैं क्लास छोड़ दूं, बंद कर दूं क्लास को? बताओ, रख देता हूं मैं क्लास को, बताइए। मैं क्या करता हूं? मैं आपको पढ़ाने आया हूं ना, मेरा काम क्या है? मैं आपको पढ़ा रहा हूं। आप तब से कमेंट, पढ़ाई से ज्यादा आप क्वालिटी कम करने के बारे में कमेंट कर रहे हो यार। हर बात कहोगे फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता, फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क नहीं पड़ता कि मतलब होता है? मैंने सुन ली बात, काम चल रहा है, और क्या करूं मैं क्लास में? आपके पास यदि सेंस हो, यदि आपके पास दिमाग हो, तो आप ये समझ पाओगे कि सबका अपना एक काम होता है, और अध्यापक क्या कर रहा है? आपको पढ़ा रहा है। मेरा काम केवल पढ़ाना है। ठीक है, बाकी आप सब लोग, हमारी टीम काम कर रही है, वो उनका काम है। वो ऐसा नहीं कि वो सोच नहीं रही इस बारे में, वो कर रही है काम। लेकिन आप ओवर एक्साइटेड होकर हर चीज़ के लिए इतना रिएक्ट करोगे तो उसका कोई उपाय नहीं है। ठीक है, मेरे पास तो कतई नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैं तो ओवरऑल आपको केवल पढ़ाने में ही मदद कर सकता हूं। आप इतना सेंस तो है नहीं, तुम्हारे पास सेंस है? आप पापा से जाकर कहोगे कि पापा चीनी कहाँ रखी है बताइए, दाल कहाँ रखा है बताइए, अब पीटने लगो। ठीक है, सबको घर में जिद करने लगो। अरे ये तो काम डिपार्टमेंट किसका है? मम्मी का है। मम्मी ही जानेंगी कि कहाँ रखी है चीनी, कहाँ रखी दाल। पापा नहीं जानेंगे, क्योंकि वो खाना नहीं बनाते। अब चाहे उनसे कितना भी पूछोगे, वो भी तुम्हारी तरह ही खोजेंगे वहां पर जाके, जैसे तुम खोज रहे होगे वहां पर। एग्जैक्ट उन्हें भी नहीं पता ये बात कहां पर रखा है। हो जाएगा, इतना परेशान हो। चलिए पहला वाला स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, समेशन आर इज रनिंग फ्रॉम जीरो टू एंड 3 की पावर आर इंटू एनसीआर। आपको इसकी वैल्यू बतानी है। अब एक बच्चा कहेगा सर ये मैं समझ में नहीं आ रहा है कि क्या ये पूछ रहा है, क्या कह रहा है। तो एक चीज तो समझ में आती है ना कि आपको इस समेशन का मतलब होता है कि पहले r बराबर 0 डालोगे, r बराबर 1 डालोगे, r बराबर 2 डालोगे, r बराबर 3 डालोगे, r बराबर 4 डालोगे। तो r बराबर 0 डालोगे तो 3 की पावर 0 nc0, r बराबर 1 डालोगे तो 3 की पावर 1 nc1, r बराबर 2 डालोगे तो 3 की पावर 2 nc2 प्लस डॉट डॉट डॉट। लास्ट में क्या डालोगे आप? r बराबर n डालोगे। लास्ट में क्या डालोगे? r बराबर n डालोगे। तो r बराबर n डालोगे तो 3 की पावर n ncn हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? 3 की पावर n ncn हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? अब ये एग्जैक्टली ये वैल्यू किसके बराबर है? तो थोड़ा ध्यान से आप देखेंगे बेटा तो आपको पता चलेगा। एक बार 1 प्लस एक्स की पावर n का एक्सपेंशन करिए। nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस nc3x क्यूब प्लस डॉट 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 ncn x की पावर n। अब ध्यान से देखिए कि इसमें ऐसा क्या करेंगे कि ऊपर वाला एक्सप्रेशन आ जाएगा। जल्दी बताओ क्या करेंगे?
बताइए। अब इसको देखिए और इसको देखिए, आपको लगता है कि x बराबर यदि मैं 3 डाल दूं, x बराबर 3 डाल दूं तो ये बन जाएगा 4 की पावर n, nc0 प्लस nc1 इंटू 3 प्लस nc2 इंटू 3 स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 3 क्यूब प्लस डॉट 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 ncn इंटू 3 की पावर n, ncn इंटू 3 की पावर n। चलिए, बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत बताओ इसमें, जल्दी से फटाफट बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म मतलब अचर पद, ठीक है। क्या बताना है? अचर पद बताना है। अचर पद, कांस्टेंट टर्म, या फिर x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद। तो आपको दो बाइनोमियल एक्सपेंशन दिए गए बेटा, एक ये दिया गया है और एक ये दिया गया है। x से स्वतंत्र पद है। आप थोड़ा धैर्य रखिए, नए वाले ऐप में, पुराने वाले बच्चों को भी नए वाले ऐप में तो आना ही पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब क्लासेस कुछ दिनों में नए ऐप पर चलेगी और उसमें खासियत भी बहुत सारी हैं, ठीक है। अब ये आप ही के लिए किया गया है तो थोड़ी प्रॉब्लम तो देखो होती है, जिसमें कि अब क्या होगा, जो नए ऐप में है उसमें क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाता है कि आपकी क्लास इस समय चलने वाली है। जब आप बैच, आप टाइम शायद आप थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हो, एक ये खासियत भी जोड़ी गई है उसमें। और ये भी है कि आप अपने बैचेस में जाकर आप शेड्यूल देख सकते हो, जैसे आप 2-3 क्लासेस भी करते हो, जैसे मान लो कि आप कोई और भी क्लास करते हो तो वहाँ भी शेड्यूल आपका दिखा देगा। वो खासियत जोड़ी गई है, तो फिर अब थोड़ा सा ये होगा। चलिए, तो एक्सपेंशन क्या दिया गया, ध्यान से देखिए। 2x प्लस 2x प्लस 1/3x स्क्वायर की पावर 9, 2x प्लस 1/3x स्क्वायर की पावर 9। इसमें चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, इसी में चाहिए टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से स्वतंत्र पद। क्या चाहिए? x से स्वतंत्र, स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद चाहिए, ठीक है। टू एक्स प्लस 1/3x स्क्वायर की पावर 9, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, x से स्वतंत्र पद, x से स्वतंत्र पद आपको बताने हैं। ये कहां से आ गया यार ये, ठीक है। x से क्या बताना है? x से स्वतंत्र पद बताना है। तो आपको देखो क्या करना हो, इसके दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको सिखाया था, एक तो मैंने कल आपको सिखाया था, एक मैं आपको जो किताबों में लिखा हुआ है जनरल टर्म की मदद से, पहले वो मैं सिखा देता हूं आपको, ठीक है। बात समझ में आ रही है? नहीं, अभी कॉमन लेने वाला मैं नहीं सिखा रहा हूं मैं, अभी मैं आपको कौन सा सिखा दे रहा हूं, अभी मैं आपको जो 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ना, वो मैं आपको सिखा देता हूं। तो उसमें क्या करते हैं, यदि टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालना है तो आप r प्लस 1 टर्म, टी आर प्लस 1 टर्म निकालेंगे तो कितना होगा ये, ठीक है। c के नीचे कितना होगा? टी आर प्लस 1 टर्म में c के नीचे r होगा, ऊपर क्या होगा? 9cr, पहले वाले की पावर 2x, पहला वाला उसकी पावर कितना होगा? 9 माइनस आर, और जो दूसरा वाला होगा 1/3x स्क्वायर,
उसकी पावर कितना होगा, नीचे वाला आर होगा, नीचे वाला क्या होगा, आर होगा। यही तो आपको आर प्लस वन टर्म मिलेगा। जैसे पांचवा टर्म देखो, एक जनरल टर्म की मदद से भी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चाहे मुझे एक्स का एक्स की पावर 25 का कोफिशिएंट निकालना हो, एक्स की पावर 10 का कोफिशिएंट निकालना हो, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट निकालना हो, चाहे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। अच्छा ये बताओ, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, एक्स से स्वतंत्र पद का क्या मतलब हो गया? मतलब तो यही हुआ ना कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0। पहले ये बताओ मुझे, क्या आप एग्री करते हो कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 की ही बात कर रहा है? ठीक है, बताइए, बोलो। क्या आप कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 का ही तो मतलब हुआ? यदि मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स चाहिए, मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 चाहिए, क्योंकि एक्स की पावर 0 तो कांस्टेंट होगा ना। तो हम यही करेंगे कि हम इसमें ये पता करेंगे यार कि देखो 2 की पावर तो 9 माइनस आर हो गया, 3 की पावर आर हो गया, एक्स की पावर 9 माइनस आर और माइनस 2 आर हो गया। तो 9 सी आर, 2 की पावर 9 माइनस आर, 3 की पावर आर, एक्स की पावर 9 माइनस 3 आर। अब मुझे यदि एक कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर 0 पता करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको 0 के बराबर लूंगा। तो 9 माइनस 3 आर 0, मतलब आर बराबर 3। ठीक है, तो आर बराबर 3 किस में रखेंगे, हम इसमें रखेंगे और यही आ जाएगा। आर बराबर 3 का मतलब हो गया कि फोर्थ टर्म जो होगा, T4 जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा। ठीक है, और r बराबर 3 कहां रखोगे, आप इसमें रखोगे। 9c3 2 की पावर 9 माइनस 3 और 3 की पावर 3। तो यही आ जाएगा इंडिपेंडेंट टर्म। जो टर्म x से इंडिपेंडेंट होगा, x से स्वतंत्र होगा, वो कहां आ जाएगा? देखो, इसको आप 0 के बराबर पुट कर दिए, r की वैल्यू आ गई 3 और यहां पर r बराबर आप 3 रख दीजिए। यही टर्म जो हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। ठीक है भाई, ये जनरल टर्म होने का क्या मतलब हुआ? देखो, इसमें r बराबर 0 डालोगे तो पहला टर्म मिलेगा, r बराबर 1 डालोगे तो दूसरा टर्म मिलेगा, r बराबर 3 डालोगे तो तीसरा टर्म मिलेगा। तो जब r बराबर 3 डालेंगे तो एक्चुअली में वो चौथा टर्म मिलेगा और r बराबर 3 डालने पर ये x से इंडिपेंडेंट आ जाएगा टर्म। अब दूसरा जो हमने तरीका सीखा है वो क्या सीखा है? कॉमन लेने वाला। हमने क्या सीखा है कि हमें यदि x से स्वतंत्र पद चाहिए तो हम क्या कर लेते हैं, x को कॉमन ले लेते हैं। तो x कॉमन लेंगे तो पावर कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी बेटा। पावर कितनी आ जाएगी, 9। क्या बचेगा, 2 प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब की पावर 9। 2 प्लस 1 अपॉन 3x क्यूब की पावर 9। अब आपको यदि x से स्वतंत्र पद चाहिए तो नीचे आपको x की पावर 9 चाहिए। क्या चाहिए? नीचे आपको x की पावर 9 चाहिए। ठीक है, आपको क्या चाहिए? नीचे x की पावर 9 चाहिए। और नीचे x की पावर 9 कब मिलेगा? जब इसकी पावर 3 होगा। जब इसकी पावर क्या होगा, 3 होगा। तो 1/3 का 3 होगा। और जब इसकी पावर 3 होगा तो c के नीचे भी 3 होगा। और 2 की पावर क्या होगा, इसकी पावर क्या होगा, इन दोनों का -6। और यही आपका आंसर आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? इसमें क्या बोला मैंने यार, ये जनरल टर्म है। जनरल टर्म का मतलब क्या हो गया, r बराबर 0 डाल के पहला टर्म मिलेगा, r बराबर 1 डाल के दूसरा टर्म, r बराबर 2 डाल के तीसरा टर्म, r बराबर 4 डाल के, r बराबर 3 डाल के चौथा टर्म, r बराबर 4 डाल के पांचवा टर्म मिलेगा। तो मैंने जनरल टर्म निकाल लिया और ये पता कर लिया कि x की पावर 0 कब मिलेगा। तो x की पावर 0 होने के लिए 9 माइनस 3r को 0 होना पड़ेगा ना। तो r बराबर 3, कहने का मतलब r बराबर 3 रखने पर x की पावर 0 आएगा। तो r बराबर 3 इसमें भी तो रखोगे। तो r बराबर 3 रखने पर चौथा टर्म आएगा और वही इंडिपेंडेंट ऑफ x आएगा। बस आपको क्या चाहिए, तो वही टर्म चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ x वाला। तो r बराबर 3 डालेंगे तो जो भी आएगा उसमें x नहीं आएगा। बाकी r बराबर 3 के अलावा कुछ भी डालोगे आपको x मिलेगा। तो वो टर्म चाहिए नहीं, मुझे तो चाहिए जिसमें x ही नहीं आएगा। तो वो कब आएगा, जब ये 0 हो जाएगा। और यहीं पर क्वेश्चन में यदि x की पावर मान लो 12 का कोफिशिएंट पूछता तो फिर आप कहते 9 माइनस 3r बराबर 12,
तो 3r बराबर -3, तो r बराबर -1। इससे क्या पता चला? अच्छा, मान लो इसी क्वेश्चन में मैं आपसे पूछता कि x की पावर 12 का कोफिशिएंट चाहिए, तो आप कहते 9 - 3r को क्या करते 12 के बराबर, और 3r बराबर -3 होता, r बराबर -1 होता। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, x की पावर 12 आएगा ही नहीं कभी, और वैसे भी नहीं आएगा। ठीक है, नहीं आएगा ना x की पावर 12, क्योंकि r की वैल्यू मिली ही नहीं। यदि x की पावर 12 आता तो इसको 12 के बराबर करने के बाद यार r की वैल्यू कुछ तो मिलती ना। अब r की वैल्यू नेगेटिव तो नहीं मिल सकती है, तो इसका मतलब ये आएगा ही नहीं 12 कभी। दूसरा एक और क्वेश्चन है इसमें, x - 2/x² की पावर 15, x - 2/x² की पावर 15, इसमें भी इंडिपेंडेंट ऑफ x चाहिए। चलिए बताइए, सब लोग करिए, सब लोग करो अपनी कॉपी में। बेटा वो इस्तेमाल नहीं करता हूं मैं, NA/A+B वाला वो मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि उसका कोई ईमान वैसे भी नहीं है। तो मैं कतई कोशिश नहीं करता हूं कि जिसका कोई ईमान ना हो उस चीज़ को इस्तेमाल करना। ठीक है, और हाँ कई बार इस्तेमाल करता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि उससे यदि फ़ायदा हो रहा है, लेकिन मुझे उस NA/A+B से पहले मुझे अपने मेथड से ज़्यादा फ़ायदा नज़र आता है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा जल्दी से कर लेता हूँ, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती उसकी, और मैं इस्तेमाल नहीं करता उसका। चलिए देखिए, आप चाहे ऊपर वाले x को कॉमन ले लीजिए, नीचे वाले को कॉमन लीजिए, आपकी मर्जी। ऊपर वाले x को कॉमन लेंगे तो पावर 15 आ जाएगा बेटा, और नीचे क्या आ जाएगा x³। कोई बच्चा पूछेगा नीचे x³ कैसे आया, तो मैंने कहा पहले कॉमन लेना सीखो। कॉमन कैसे लेते हैं, देखो जब यहाँ पर x होगा, यहाँ पर x होगा, तभी x कॉमन आएगा बेटा, और यहाँ पर x लाने के लिए आपको यहाँ भी x लाना पड़ेगा, तो नीचे x³ हो जाएगा और ऊपर वाला x बाहर आ जाएगा। देखो 15 है, तो जब नीचे आपका 15 आएगा तभी इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा। 15 कब आएगा, जब इसकी पावर 5 हुआ होगा, तभी तो 15 आया होगा। जब इसकी पावर 5 हुआ होगा तो 15C5 हुआ होगा, और इस 1 की पावर 15 - 5 10 हुआ होगा, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। और इसकी पावर 5 मतलब 6th टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, मतलब छठा टर्म। यदि इसकी पावर 5 लेना पड़ रहा है और वो वाला टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, तो इसकी पावर 5 हुआ होगा तो छठा टर्म होगा, क्योंकि शुरुआत क्या होती है, इसकी पावर 0 से होती है। ठीक है, ठीक है, चलिए ओके। चलिए, आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए, x + y की पावर n के प्रसार में अंत से rवां पद इक्वल टू n - r + 2वां पद प्रारंभ से। देखो, अंत से आपको rवां पद निकालने को पूछा जा सकता है एग्जाम में। x + y की पावर n के प्रसार में मान लो आपसे पूछा गया, कोई भी बाइनोमियल के प्रसार में यदि आपको अंत से rवां पद पूछा गया, तो जो अंतिम से rवां पद होगा वो शुरुआत से भी तो कोई ना कोई पद होगा ना, शुरुआत से भी तो किसी किसी नंबर पर होगा ना बेटा। जो अंत से कोई 5वें नंबर पर है तो स्टार्टिंग से भी तो। मिल्टन कुमार जी कह रहे हैं सर आज मेरा पहला दिन है, समझ में नहीं आ रहा। यही तो मैं बार बार बोलता हूं आपसे बेटा कि कभी भी बीच लेक्चर में आपको इतना समझदार बनो कि ये बाइनोमियल थ्योरम यदि 3 लिखा गया है तो कभी इस क्लास में आपको आना ही नहीं चाहिए जब तक आप 1 और 2 न पढ़ो। थोड़ा समझदार बनो, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को। थोड़ी समझदार बनोगे तो परेशानी कम होगी जीवन में। अब आप परेशान हो रहे होगे लेकिन आप पहला दूसरा लेक्चर नहीं देखोगे तो कैसे समझ में आएगा ये वाला। तो अंत से rवां पद यदि निकालना है तो यार अंत से जो rवां पद होगा वो स्टार्टिंग से तो किसी न किसी नंबर पर होगा ना बेटा। वो किस नंबर पर होगा इस पर। चलिए कुछ एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूं।
जैसे मान लो मैं कहूं कि x प्लस ए की पावर 10, ठीक है, आपको बताना है फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड, अंत से चौथा पद। तो आप बताइए क्या होगा। तो जो अंत से चौथा पद होगा वो शुरुआत से किस नंबर पर होगा, ये बताइए। फ्रॉम बिगनिंग। शुरुआत से किस नंबर पर होगा वो, जो अंत से चौथा पूछा है वो शुरुआत से किस नंबर पर होगा। फोन में आपकी चैट में देख रहा हूं, क्योंकि चैट आपकी नए वाले में चैट चल नहीं रही है, स्क्रीन पर चैट नहीं चल रही, पुरानी वाली चल रही है, फोन में देखना पड़ रहा। हाँ, y प्लस एक्स करके भी आर टर्म निकाल सकते हो आप, चाहो तो इसे x प्लस वाई की पावर n पूछा गया है फोर्थ टर्म, आप इसे y प्लस एक्स करिए और उसका फोर्थ टर्म निकाल लीजिए, बात वही है। या तो स्टार्टिंग से पता कर लीजिए कि स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर है, या तो फिर ये पता कर लीजिए वो कि y प्लस एक्स करके उसका फोर्थ टर्म निकाल लीजिए। चलिए, तो 8 टर्म क्या होगा, c के नीचे 7 लिखा जाएगा, 10c7, 10c7। भाई 8th टर्म निकालना है तो c के नीचे क्या होगा बेटा, 7 होगा, ठीक है, c के नीचे कितना होगा, 7 होगा, और 10c7, और पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस होगा 3, और दूसरे वाले की पावर नीचे वाला हो जाएगा 7। या तो आप ऐसे करिए, या तो आप क्या कर लीजिए, या तो फिर आप कह दीजिए कि a प्लस एक्स की पावर x की पावर 10, a प्लस एक्स, इसको पलट दीजिए और इसका फोर्थ टर्म निकाल दीजिए। तो इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, c के नीचे 3 होगा बेटा, इसका फोर्थ टर्म क्या होगा, c के नीचे 3 होगा, और ऊपर कितना होगा, 10 होगा। पहला कौन है, a है, a की पावर 10 माइनस 3 7 हो जाएगा, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला का 3, और 10c3 और 10c7 एक्चुअली में एक ही होते हैं, तो कोई आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं होने वाली है। अब देखोगे ये चीज और ये चीज दोनों सेम है। तब से 7th टर्म क्यों इस बोल रहे हो, क्यों 7th टर्म बोल रहे हो, क्यों 7वां पद बोल रहे हो मुझे, आप फॉर्मूले को क्यों नहीं देखते हो, अंत से 8वां पद नहीं चाहिए इसमें। तो स्टार्टिंग से ये वाला n उठाकर मैंने यहां डाला है, ये वाला r उठा के डाला है, और 2 जोड़ा है मैंने, तो अपना क्यों गधा वाला दिमाग लगा रहे हो। यदि आपको चौथा टर्म चाहिए तो n आपका क्या है, ये n आपका है, ये आपका क्या है, r है, तो n माइनस आर प्लस 2 क्यों नहीं लगा रहे हो, क्यों अपना गधा वाला दिमाग लगा रहे हो हैं। संदीप जी, दे भैया, संदीप जी तो क्लियर है ये चीज, बताइए समझ में आया। अरे आप सीधा फॉर्मूला इस्तेमाल करो ना बेटा, ऊपर n है, आपको n से आरवां पद चाहिए, तो क्या है, n माइनस आर प्लस 2, ये आपका n है, ये आपका r होगा, प्लस 2 कर लो। यहां पर 10 है, यहां पर 4 है, 10 माइनस 4 प्लस 2। या तो आप ये पता कर लो कि जो अंत से चौथे पर है वो स्टार्टिंग से कौन से नंबर पर है, या तो ये पता कर लो, या तो एक काम कर लीजिए, आप इन a और x को जगह को चेंज कर दीजिए और सीधे सीधे चौथा टर्म निकाल दीजिए, वही बात हो जाएगी। आप a और x को चेंज करके इसका चौथा टर्म निकाल दीजिए। तो चौथा टर्म मतलब c के नीचे 3, ऊपर 10, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस और दूसरे की पावर हमेशा नीचे वाला। और आपको पता है 10c3 और 10c7 बराबर होंगे, ये अभी पढ़ चुके हम। NCR NCN माइनस आर के बराबर होता है ना बेटा, तो बराबर होंगे आपस में। चलिए क्लियर, कोई दिक्कत है। फॉर्मूला है और वो कहेंगे समझ में नहीं आया। पहले तो शुरुआत से सारे लेक्चर्स अच्छे से पढ़ के आओ, नहीं तो आगे दिक्कत होगी। मुझे पता है कई लोग इसमें होंगे जो पहला लेक्चर देखे ही नहीं होंगे अच्छे से,
दूसरा भी नहीं देखे होंगे और आज आ गए होंगे, फिर प्रॉब्लम तो होगी उन्हें। ठीक है, आपको ये टर्म निकालने नहीं आ रहा होगा। 8th टर्म निकालना है तो मैंने बताया सी के नीचे 7 होता है और ऊपर कितना हो जाएगा, ये जो 10 है वही 10 लिख दोगे। पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस होता है और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है। ठीक है, या तो ऐसे करिए आप, ये फॉर्मूला याद तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको कभी फंसा दे, वो ये फॉर्मूला ही पूछ ले तो क्या करोगे। ठीक है, या तो फिर आप इसको पलट के उसका चौथा टर्म निकाल दीजिए, दोनों बात एक ही है। टू एक्स प्लस 3y की पावर 15, फाइंड 10th टर्म फ्रॉम एंड। चलो बताओ सब लोग, अंत से 10वां पद, अंत से 10वां पद बताइए। चलिए, अरे T8 बता तो रहा हूं, 8th टर्म कैसे यार, ये सब मैं सिखा चुका हूं बेटा, ये सब तो सिखा चुका हूं मैं पहले। 8वां टर्म कैसे निकालते हैं यार, ये मत प्लीज ऐसा मत बोला करो, ये सब मैं बता चुका हूं। 8वां टर्म 7वां टर्म कल ही मैंने जनरल टर्म निकालना सिखाया था आपको। 8वें टर्म में सी के नीचे 7 हो, कितना सिंपल बताया है मैंने। 8वां टर्म निकालना है, सी के नीचे 7 लिख दीजिए, ऊपर आपका 10 है तो 10 लिख दीजिए। पहले वाले की पावर, जो भी पहला वाला है उसकी पावर इन दोनों का माइनस होगा और दूसरे वाले की पावर नीचे वाला होगा, खत्म हो गई कहानी यार। कोई भी टर्म निकालना हो सिंपल आप निकाल लोगे इस तरीके से, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। ठीक है, तो या तो आप ये पता करिए जो 10th टर्म फ्रॉम एंड है वो स्टार्टिंग में कहां से है, तो 15 माइनस 10 प्लस 2, सेवेंथ टर्म। सातवां टर्म हो जाएगा, तो सातवां टर्म निकालना है तो मैंने बताया है सी के नीचे 6 होगा, सिंपल याद रखा करो बात। सातवां टर्म निकालना है तो सी के नीचे 6 होगा, ऊपर कितना होगा 15 होगा, पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होगा, दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होगा। ठीक है, अब या तो ऐसे करिए या तो आप पलट दीजिए, आप 3y प्लस 2x की पावर 15 निकालकर इसका 10वां टर्म निकाल लीजिए। तो इसका 10वां टर्म क्या होगा, c के नीचे 9 होगा, ऊपर कितना होगा 15, पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस 6 हो जाएगा, दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होगा 9। तो देखिए 15c 9 और 15c 6 दोनों सेम वैल्यू है। ठीक है, तो 3y की पावर 6, 2x की पावर 9, आप देखेंगे तो ये दोनों सेम ही वैल्यू है। आप T7 इसका T7 निकालिए और इसका T10 निकालिए, दोनों सेम ही वैल्यू नजर आएंगे। तो दो तरीके हैं आपके पास, सब कोई भी इस्तेमाल कर लिए, आपकी इच्छा। संदीप जी ज्यादा कमेंट कर रहे हैं आप, प्लीज हाथ जोड़कर निवेदन है आपसे कि ये मत करिए प्लीज। मजा लेने की और जगह है, वहां पर मजा लीजिए बेटा, आनंद की जगह नहीं है ये, यहाँ पढ़ाई पर आनंद लीजिए, बाकी आनंद कहीं और लीजिए जाकर। चलिए, अमन जी का भी यही हाल है। आगे बढ़े, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो बिगनिंग वाला, स्टार्टिंग वाला, एंड वाला, ये सब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कोई दिक्कत है इसमें? आगे बढ़ें कि नहीं बढ़े, जल्दी बताओ, आगे बढ़ें इसके?
चलिए एक बार नंबर ऑफ टर्म्स देख लीजिए इसमें। चलिए देखिए, कई बार इसमें बहुत पहले क्वेश्चंस आए हैं कि x प्लस ए की पावर n, इस केस में नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाते हैं। x प्लस ए की पावर n और x माइनस ए की पावर n, बीच में एक बार प्लस होगा माइनस होगा, इनमें नंबर ऑफ टर्म्स पूछे जाते हैं। तो जब n की वैल्यू ऑड होती है, n की वैल्यू क्या होती है, ऑड होती है, n की वैल्यू क्या होती है, विषम होती है, तो चाहे आप प्लस वाला केस लो, चाहे इस प्लस वाले में नंबर ऑफ टर्म्स पूछो, चाहे माइनस वाले में नंबर ऑफ टर्म्स पूछो, जो पदों की संख्या n होगी वो n प्लस 1/2 ही होती है। क्या होती है? n प्लस 1/2। यदि ये लिखा होगा द नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सपेंशन इज n/2 में n इज इवन, यहाँ पर आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन नजर आएगी, मैं लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। पहले मैं देख लेता हूँ ये सही भी लिखा है कि नहीं। n इवन के केस में n/2 + 1 ठीक लिखा हुआ है, और यहाँ पर गलत लिखा हुआ ना, ये n प्लस 1/2 होगा, यही मैं चेक कर रहा था, यहाँ पर गलती पक्का लिखी हुई है, n प्लस 1/2 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए इस पर यहां देख लीजिए, मैं यहां जो बता रहा हूं उसको देखिएगा। n यदि ऑड है, n यदि ऑड है, कल ये पीडीएफ पहुंची होगी तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, जो मैं बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखी नहीं थी, इसमें गड़बड़ी थी, ठीक है। n यदि ऑड है, n यदि ऑड है तो प्लस का केस हो, चाहे बीच में प्लस हो चाहे माइनस का केस हो, जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं n प्लस 1/2 होते हैं। और जो n इवन की बात करें, यदि n इवन होता है तो प्लस वाले के केस में n/2 + 1 होता है, और माइनस वाले के केस में n/2 होता है। ये प्लस वाले के केस में जो नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वो n/2 + 1 होंगे, और माइनस वाले के केस में n/2 होंगे। ये ज़्यादा अच्छा तरीका है याद करने का, ये तो फिर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करेगा आपको। तो ये जो मैं लिखवा रहा हूँ वैसे याद रखिए, तो चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का, ठीक है, ठीक है, आप इसको छोड़ दो, यहाँ पर देखो, ओके, चाहे प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो, प्लस का केस हो चाहे माइनस का केस हो, आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स आएंगे वो n प्लस 1/2 आएंगे। और जब n इवन का केस हो तो प्लस के केस में n/2 + 1 आएगा, और निगेटिव के केस में n/2 केवल आएगा। ठीक है, चलिए चलो, क्लियर हो गई बात ये? तो चलो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं इसमें। एक छोटा सा टॉपिक है ये, इसको देख लेते हैं एक बार। जैसे मैं पूछूं कि x प्लस ए की पावर 50 प्लस x माइनस ए की पावर 50, चलिए इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। x प्लस ए की पावर 50 माइनस x माइनस ए की पावर 50, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। x प्लस ए की पावर 49 प्लस x माइनस ए की पावर 49, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। और x प्लस ए की पावर 49 प्लस x माइनस ए की पावर 49, इसमें आप नंबर ऑफ टर्म्स बताइए। जल्दी से बताओ नंबर ऑफ टर्म्स। पहले वाले में कितना हो जाएगा? देखो प्लस का केस है तो 50/2 + 1 कितना हो जाएगा?
26, यहाँ कितना हो जाएगा 50/2 25, और यहाँ क्या हो जाएगा 49 + 1/2 कितना 25, और यहाँ भी क्या हो जाएगा 49 + 1/2 कितना 25। अब देखिए अंदाजा आप लगा सकते हो कैसे। देखो ऑड वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, ऑड वाले में कोई दिक्कत नहीं है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो n + 1/2 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इवन वाले में आप कंफ्यूज हो सकते हो, तो ऐसे याद रखिएगा a + b का होल स्क्वायर a - b का होल स्क्वायर, और a + b का इस फॉर्मूले से याद रखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ ये कितना आता है, ये आएगा, ये वाला आएगा 2 टाइम्स a² + b², और ये आएगा 4ab। तो आप देख लीजिए ये 2/2 + 1, क्योंकि इसमें 2 टर्म है तो 2/2 + 1 होगा, और ये इसमें एक टर्म है इसलिए 2/2 होगा, इसलिए माइनस वाले में केवल n/2 होगा और प्लस वाले में n/2 + 1 होगा। तो इस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हो, ठीक है, इससे, इस फॉर्मूले से कि जब इनको जोड़ते हैं तो 2 टर्म आते हैं, मतलब प्लस वाले में 2/2 + 1 मतलब n/2 + 1 होगा। मैं तो ऐसे ही याद रखता हूं, कभी यदि कंफ्यूज भी हो गया तो मैं ऐसे ही कंफर्म कर लेता हूं अपना कि भाई क्या होने वाला है। नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या, कोई दिक्कत? चलिए अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो, जैसे मान लीजिए x1 + x2 + x3 + ... xk, और इसकी पावर n दिया गया है, और मैंने कहा भाई इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, तो आप नंबर ऑफ टर्म्स n + 1 नहीं होता है, n = n + 1, क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि ये बाइनोमियल नहीं है बेटा कि n + 1 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है इसमें कितने टर्म है, तो इसमें k टर्म है तो फॉर्मूला होगा n + k - 1 ck - 1, जितने टर्म होंगे k उतना ही रखेंगे। तो जैसे x + y + z + n, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए आप, और x + y + z + w की पावर n, एक बार इसमें नंबर ऑफ टर्म्स बताइए, दोनों में पदों की संख्या बताइए आप। याद रखिएगा इस फॉर्मूले में k क्या है, जितने टर्म्स अंदर हैं, k आपका वो है जितने टर्म्स हैं अंदर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, यहां पर कितने टर्म है देखो, k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो n + 3 - 1 c3 - 1, n + 3 - 1 c3 - 1, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा n + 2 c2, n + 2 c2। आप ऊपर मत देखो ना यार, ये देखो ना, ठीक है, n क्या है, पदों की संख्या है, n क्या है, पदों की संख्या है, ऊपर क्यों देख रहे हो, जो मैं लिख रहा हूं नीचे वो देखो आप, ये देखो यहां पर n क्या रखोगे, अब k की जगह क्या रखोगे, यहां पर 4 रखोगे, k की जगह, k की जगह क्या रखोगे 4, तो n + 4 - 1 c4 - 1, n + 3 c3, ओके। तो आप किसी का भी c2 किसी का c3 निकालना तो जानते ही हो आप, ये सब मैं बता चुका हूं कि किसी का भी c2 किसी का भी c3 कैसे निकालेंगे, ओके। चलो एक और चीज मैं आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान से देखो, कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 + x की पावर n, ये कितना होगा, x की पावर r का गुणांक 1 + x की पावर n के प्रसार में, वन प्लस एक्स की पावर n के प्रसार में x की पावर r का गुणांक कितना होगा,
कोफिशिएंट ऑफ x की पावर r इन 1 प्लस 2x की पावर 15, x की पावर r का गुणांक 1 प्लस 2x की पावर 15 के प्रसार में। फटाफट बताओ। जल्दी बताइए। तो देखो, आपको ये देखना है कि x की पावर r का गुणांक चाहिए इसमें, तो x की पावर r कब मिलेगा? x की पावर r तब मिलेगा जब यहां पर x की पावर r होगा। तो जब इसकी पावर r होगा तो c के नीचे भी क्या रहा होगा? r रहा होगा। जब इसकी पावर r होगा तो c के नीचे भी क्या रहा होगा? r रहा होगा। ठीक है, और 1 की पावर लिखने की जरूरत नहीं है और x की पावर लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे कोफिशिएंट से ही मतलब है। तो कितना हो जाएगा? ये NCR हो जाएगा। अब आते हैं इस पर कि आपको इसमें x की पावर r का कोफिशिएंट चाहिए। तो x की पावर r कब मिला होगा? जब इसकी पावर r रहा होगा। तो 2 की पावर r रहा होगा। 1 की पावर लिखने की कोई जरूरत है नहीं, इसलिए छोड़ दिया। जब इसकी पावर r रहा होगा तो c के नीचे भी r रहा होगा, तो 15CR 2 की पावर r होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं? ये समझ पा रहे हो? यदि वो एक्सपेंशन आपको अच्छे से समझ में आ गया है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था और मैंने उस पर जोर दिया था कल के लेक्चर में। कल का लेक्चर बहुत अच्छे से, जो घर पे जाके यदि उसको क्लास में समझ में नहीं आया तो घंटा 2 घंटा 3 घंटा थोड़ा सोचा होगा उस बारे में, उसको आ जाएगा समझ में। ठीक है, कि भाई जब हम कोई टर्म लिखते हैं तो 2x की पावर जब r लिखा होगा हमने, तभी तो x की पावर r आया होगा। तो जब 2 की पावर r रहा होगा तो c के नीचे भी r रहा होगा। और 1 फिलहाल कोई जरूरत नहीं है तो 1 की पावर लिख नहीं रहा हूं मैं, लेकिन 1 की पावर हम 15 माइनस r लिखते। यदि 1 की जगह 2 होता, कोई और नंबर होता, तब तो जरूरत पड़ती ना, तब हम लिखते हैं उसकी पावर 15 माइनस r, बस। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए आपको। चलिए एक ये क्वेश्चन करिए। 1 प्लस एक्स की पावर 44 के प्रसार में इक्कीसवां और 22वां पद बराबर है, तब x का मान x बराबर क्या होगा? 21वां और 22वां पद क्या है? बराबर हैं 1 प्लस एक्स की पावर 44 के एक्सपेंशन में। मतलब T21 और T22 आपस में क्या है? बराबर है। T21 और T22 आपस में क्या है? बराबर है। तो T21 कितना हो जाएगा? C के नीचे 20 हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 44। 44 C20 और 22 क्या होगा? C के नीचे कितना हो जाएगा? 21। अच्छा, यहां और लिख देता हूं, देखो। यदि 21वां टर्म लिखना है तो 21वां टर्म लिखना है तो C के नीचे पक्का है कि वो 20 होगा और ऊपर होगा 44। और पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस होता है, जिसकी जरूरत नहीं है। और दूसरे वाले की पावर, x की पावर हमेशा नीचे वाला होता है 20। और T22 टर्म निकला है तो C के नीचे 21 होगा, पहली बात। ऊपर कितना होगा? 44। पहले वाले की पावर इन दोनों का माइनस होता है, जरूरत नहीं है। दूसरे x की पावर क्या होगा? हमेशा नीचे वाला होगा 21। ठीक है, अब देखो x की पावर 21 के साथ कट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा आएगा 1 बराबर 44 C21 अपॉन 44 C20 और x। देखो x की पावर 20
एक्स की पावर 20 एक्स की पावर 21 से कट जाएगा और यहाँ बच जाएगा एक्स, और ये आ गया। अब ये बताइए इस यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? NCR अपॉन NCR माइनस 1 कितना हो जाएगा? N माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। NCR अपॉन NCR माइनस 1 इक्वल टू N माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। NCR अपॉन ये फॉर्मूला लगाना है। तो देखो दोनों सेम है, नीचे एक का डिफरेंस है, ऊपर बड़ा है, तो R N तो 44 हो गया, R हो गया 21। ठीक है, तो 21 अपॉन 45 माइनस 21 बराबर एक्स। तो एक्स बराबर हो जाएगा 21 बाई 24, तो 7/8 कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 7/8 आ जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? तो टर्म लिखना बहुत आसान है कि 21वां टर्म कैसे निकलेंगे, 22वां टर्म कैसे लिखेंगे। कल का लेक्चर जाइए, अच्छे से लगाइए, और जब कुछ समझ में नहीं आता तो 11th क्लास की आपके पास बुक होगी, उसमें बेसिक बेसिक चीजें हैं। लेकिन दिक्कत पता क्या है? ठीक है, आज के ज़माने में हम मेहनत करना खुद से नहीं चाहते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम क्लास में जब जाएं तो टीचर हमें सब कुछ समझा के भेज दे, और इसी से हिसाब से तुम टीचर को जज करते हो। इसीलिए आपको जानबूझकर आसान क्वेश्चंस कराए जाते हैं, सब कुछ आसान पढ़ाया जाता है। क्यों अपनी बेइज्जती करवाएगा कोई? आसान पढ़ाओ, बच्चा खुश रहेगा। चीज़ें ऐसी प्रदर्शित करो जिससे चीज़ें बड़ी आसान लगे, बच्चा कहेगा वाह क्या बहुत बढ़िया टीचर हैं। तो क्योंकि आप कोशिश ही नहीं करते हो। जब कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आपको जाकर अपनी बुक्स होगी 11th क्लास की, उसके एग्जाम्पल्स देखने चाहिए, ये सब प्रयास आपको करना चाहिए 2 घंटे 3 घंटे। लेकिन ये सब नहीं करते हैं बच्चे, तो क्या करते हैं? क्लास में फिर आऊँगा मैं, टीचर समझा देंगे। अगर ऐसा थोड़ा ना होता है, आप हर चीज़ टीचर पर डाल दिए हो। टीचर से सिलेक्शन होता ही नहीं है कभी भी, ये सब जानते हैं। टीचर से थोड़ा सिलेक्शन होता है कि आपको कोई टीचर सेलेक्ट करा के दे देगा। आप किसी भी बढ़िया क्या होता है टीचर? कोई बढ़िया नहीं होता। आप नहीं पढ़ोगे तो बढ़िया हो चाहे खराब, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए, आपके अंदर मेहनत करने की जज्बा होना चाहिए। टीचर से थोड़ा ना कुछ होता है। ठीक है, ऐसा होता तो फिर एक ही टीचर से सारे बच्चे सफल हो जाते हो, बाकी कुछ नहीं होते। तो ऐसा कुछ नहीं होता, ये आपकी गलत फहमी है। थोड़ा मेहनत करना सीखिए। जब नहीं आएगा तो आप जाकर घर पे कोशिश करिए, 5-6 एग्जाम्पल देखिए। आपकी 11th क्लास की बुक आपके पास होनी चाहिए, चाहे वो NCERT हो चाहे कोई भी राइटर की हो, जिससे आप छोटे छोटे एग्जाम्पल्स खुद से करना सीखिए। तो हर चीज़ तो DPP दे दीजिए, DPP तो दी जाएगी, लेकिन आप अपने से खुद भी तो प्रयास करिए। जब आपको लगता है कि कोई चीज़ आपका वीक है तो आप जाइए उस पर, बुक उठाइए, उस पर काम करिए, उस पर थोड़ा समय दीजिए उस पर। ठीक है, अब तुम किताब कॉपी बंद कर दोगे, फिर जाके कल का लेक्चर शुरू होगा, फिर से कॉपी किताब खोल लोगे, तो ऐसे थोड़ा ना होगा बेटा। ऐसे नहीं आएगा ना मैथ्स। मैथ्स तभी आती है जब आप बहुत मेहनत करते हो। px प्लस 1/x की पावर n के प्रसार में चौथा पद 5/2 है, तब n, p बराबर px प्लस 1/x की पावर n के प्रसार में चौथा पद 5/2 है, तब n, p चाहिए। n, p का मान चाहिए।
आपसे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इसके प्रसार में जो चौथा टर्म है, चौथा टर्म कैसे मिलेगा? चौथे टर्म में c के नीचे 3 होगा, सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है, और ऊपर क्या होगा? n होगा। पहले वाले की पावर हमेशा इन दोनों का माइनस होता है, ये भी बच्चा बच्चा जानता है, और दूसरे वाले की पावर हमेशा नीचे वाला होता है। और यही चौथा टर्म आपको 5/2 के बराबर दिया गया। चौथा टर्म क्या दिया गया? 5/2 के बराबर। अब यहां पे इंटरेस्टिंग चीज देखिए आप, कि आप सोचोगे कैसे वैल्यू कैसे मिलेगी। बड़ा आसान है। अब आप सोचिए कि यदि ये वैल्यू 5/2 के बराबर है तो इसका मतलब है कि x तो होना ही नहीं चाहिए। यदि आपका चौथा टर्म 5/2 आया है, मतलब x का टर्म होना ही नहीं चाहिए। इसका मतलब n/6 क्या होना चाहिए बेटा? 0 होना चाहिए। मतलब n बराबर 6 होना चाहिए आपका। जब तक n बराबर 6 नहीं होगा, मतलब n बराबर 6 वाला ही टर्म तो जिसमें x नहीं आएगा, क्योंकि आपको बोल रहा है फोर्थ टर्म ये है, मतलब चौथा टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x है, जिसमें x है ही नहीं। इसका मतलब n-6 0 होना चाहिए, क्योंकि n की वैल्यू 6 के अलावा कुछ भी हुई तो x बच जाएगा। फिर ये 5/2 के बराबर कैसे आएगा? तो n बराबर 6 मिल गया, तो 6c3 p की पावर 6 - 3 बराबर 5/2। और यहां से आप p निकाल लीजिए, तो 6c3 कितना हो जाएगा बेटा? किसी का भी c3 निकालना मैंने बताया है, वो नंबर उससे कम डिवाइडेड बाई 6 इंटू पी क्यूब बराबर 5/2। 6 से 6 कट जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, पी क्यूब बराबर 1/8, तो p आ जाएगा 1/2। p कितना आ जाएगा? 1/2 के बराबर। तो 6, 1/2, 6, 1/2 हो जाएगा। मिशन एनडीए रवि सर के साथ px की पावर n-3 कहाँ गया है? ए भैया, ए दादा, हाई वैल्यू यदि 5/2 आई है तो x का टर्म नहीं हो सकता ना बेटा। p तो कोई नंबर है, वो तो देखो n भी नंबर है, p भी कोई एक नंबर होगा, ये मिलकर 5/2 बन सकते हैं। लेकिन ये यदि x रहा तो 5/2 तो नहीं आ सकता ना। ये कैसे संभव है कि यहां पर x है और 5/2 है? इसका मतलब ये टर्म नहीं होना चाहिए भाई। इस p और n की जगह वैल्यू डालकर हम 5/2 ला सकते हैं ना। अब देखो x तो x ही रहेगा, तो x यदि ये टर्म 5/2 आया है तो x का टर्म नहीं रहना चाहिए ना, मतलब इंडिपेंडेंट ऑफ x है। ये जो चौथा टर्म है वो 5/2 आया, इसका मतलब क्या हुआ कि चौथा टर्म x से स्वतंत्र पद है बेटा। x से स्वतंत्र पद है तो n-6 तो 0 होना चाहिए ना, तभी तो x नहीं आएगा, तभी तो 5/2 आ सकता है। n बराबर 6 आया। अब n बराबर 6 मैंने यहां पर रख दिया और उसको 5/2 के बराबर कर दिया, तो p की वैल्यू आ गई। कोई दिक्कत बताइए? क्लियर है ये चीज? चलो अब आप लगाइएगा क्वेश्चन। मैं आपको डीपीपी दे रहा हूं, कल हम पढ़ेंगे मिडिल टर्म और उसके आगे की चीजें। ओके, मिडिल टर्म और उसके आगे की चीजें, तो ठीक है, मिडिल टर्म उसके आगे की चीजें हम पढ़ेंगे। ठीक, ओके। कई ऐसी चीजें भी इस बार मैं पढ़ाऊंगा जो अभी तक पिछली बार मैंने नहीं पढ़ाया है, क्योंकि आजकल एग्जाम में पूछ लिया जाता है। कई ऐसी चीजें जो एग्जाम में पहले नहीं आई हैं वो भी आ जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए। नहीं अभी नहीं होगा बेटा, ये प्रैक्टिस सेशन अभी बंद रहेगा 2-4 दिन। ठीक है, इस मंथ तक तो बंद ही रहेगा। आज कितनी 27 है। नहीं अभी नहीं होगा क्योंकि तबीयत ठीक नहीं मेरी भी तो थोड़ी। ठीक है, ठीक है, चलो धन्यवाद, जय हिंद।